हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे साथ पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। मैं आपकी डिजिटल मेंटोर हूँ और मेरे साथ आप अपने सभी पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लेट्स बिगिन द क्लास। सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन व जल की आवश्यकता होती है। हम सभी को पता है जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी बेसिक नेसेसिटी है क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि हमें जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, जीवन जीने के लिए हमें एक सुरक्षित घर की आवश्यकता है और जीवन जीने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? अपने शरीर, अपने तन को बचाने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो भोजन है वो प्राप्त होता है, कैसे फसल का उत्पादन होता है और उसका प्रबंधन होता है कि सभी प्राणियों तक फल जो है, सभी प्राणियों तक जो फसल है, जो भोजन है वो पहुंच सके। भोजन के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जंतु व मनुष्य अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। आप सभी को पता है बच्चों कि 90%, 80 to 90% जितना भी भोजन हम प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं? वो हम पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। बिकॉज क्या होता है, सब्जी है, फल है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होती है। मानव उपयोग के लिए पौधों और जंतुओं के विकास से संबंधित विज्ञान को कृषि कहा जाता है। पिछली शताब्दी में फसलों की खेती और जंतुओं की खेती में अत्यधिक उन्नति हुई। इसमें बढ़ती मानव जनसंख्या का बहुत योगदान रहा है। बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए नियमित उत्पादन, भोजन का उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। फसल उत्पादन कृषि की एक शाखा है जो भोजन और फाइबर के लिए फसलों के उगने से संबंधित है। जिस भूमि पर पौधों की खेती की जाती है उसे खेतों के रूप में जाना जाता है और खेतों में बड़ी मात्रा में उगने वाले पौधों को फसल के नाम से जाना जाता है। फसलें, क्रॉप्स। जब किसी स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को अधिक मात्रा में उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे फसल कहते हैं। फसलों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी है? ग्रीष्मकालीन फसलें और शीत ऋतु की फसलें। ग्रीष्मकालीन फसलों को खरीफ फसलें बोलते हैं और शीत ऋतु की फसलों को हम रबी फसलें भी बोलते हैं। चलिए दोनों फसलों के बारे में पढ़ते हैं। खरीफ फसलें। खरीफ की फसलें जून जुलाई के मध्य गर्मियों में बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर तक काट ली जाती हैं। इन फसलों को उगाने के लिए जल और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। धान, मूंगफली, मक्का, कपास, दालें खरीफ की कुछ सामान्य फसलें हैं। अब क्या है? रबी फसलें, रबी क्रॉप्स। रबी फसलों को सर्दियों अक्टूबर नवंबर के मध्य बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक काटा जाता है। इन फसलों को बीजों के अंकुरण और परिपक्वता के लिए गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल है गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसलों के उदाहरण है। अब क्या है? जायद फसलें। मार्च और अप्रैल में बोई जाने वाली तथा बरसात के मौसम से पहले काटी जाने वाले फसलों को जायद की फसलें कहते हैं। उदाहरण है ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, खरबूजा, मूंग, दालें अन्य जायद की फसलें हैं। अब हम पढ़ेंगे कृषि पद्धतियां, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। फसलों की खेती के लिए आवश्यक गतिविधियों को कृषि पद्धतियां के रूप में जाना जाता है। अच्छी पैदावार के लिए हमारे किसान चरणबद्ध तरीके से खेती करते हैं। इन चरणबद्ध तरीकों में मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना, खाद और उर्वरक मिलाना, सिंचाई, खरपतवारों से सुरक्षा, कटाई और भंडार शामिल है। तो क्या है कि जब भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो ऐसा तो है नहीं कि अगर हम घर में दाल चावल ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमें ऐसे ही मिल जाता है। नहीं, इनकी प्रॉपर खेती होती है, इनकी प्रॉपर देखभाल होती है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इनको उगाने से लेकर इनकी कटाई तक, इनकी देखभाल तक, वो सारी चीजें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आपकी आती है। रोचक तथ्य है, धान की फसल को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे बरसात में उगाया जाता है। चलिए अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मिट्टी तैयार करना, सॉइल प्रिपरेशन। फसल बनने का पहला चरण है खेत की मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे क्या होती है? जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती हैं। हम सभी को पता है बच्चों कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी लिविंग बीइंग्स के लिए नेसेसरी है। सो प्लांट्स के लिए भी ये नेसेसरी है।
पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केचुए, अर्थवॉर्म और सूक्ष्म जीवी माइक्रोब की वृद्धि करने में सहायता करती है और यह जीव किसानों के मित्र है। क्यों? क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है? अर्थवॉर्म की बात हो रही है। इन्हें बेस्ट फ्रेंड माना जाता है किसानों का, जो खेती करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इनकी सहायता करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को और ज्यादा पलटकर पोला करते हैं और इसमें ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं और इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक तत्व मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं और यह पोषक तत्व पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायता करती है, अतः इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये किसी भी फसल को उगाने के लिए क्या है बच्चों? फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण है। मिट्टी को विभिन्न तरीके से तैयार किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। आपका स्टेप्स है जुताई, समतल करना और खाद देना। पहले मिट्टी की जुताई करते हैं, फिर उसको एक पैरेलल डिवीजन में लाते हैं, समतल करते हैं और तब उसमें खाद डालते हैं ताकि जो भी फसल हो बहुत ज्यादा उपजाऊ हो। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई, प्लगिंग कहलाती है। लकड़ी अथवा लोहे की हल चलाकर ऐसा करते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े क्रम्स भी हो सकते हैं और इन्हें एक पाटल, प्लैंक की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना, लेवलिंग आवश्यक है और यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई के पहले खाद दी जाती है जिसे हम मैन्यूरिंग बोलते हैं। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। मिट्टी की जुताई निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। कौन कौन से कारण हैं? इससे मिट्टी में पौधों की जड़ चली जाती है और जिससे पौधों को मजबूती मिलती है। पोली मिट्टी जड़ों तक वायु का आवागमन करती है जिससे वह आसानी से सांस ले सके। या सूक्ष्म जीवी और कृमियों के विकास में सहायक है जो अपघटन में भाग लेते हैं और मिट्टी में पोषक तत्व और ह्यूमस मिलाते हैं। जुताई करने से मिट्टी में खरपतवार और अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी निकल जाते हैं। जुताई पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को शीर्ष पर लाती है जो पौधों की वृद्धि में सहायता करती है। आजकल यह कार्य अधिकतर ट्रैक्टर से किया जाने लगा है। कृषि औजार, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना, अनाज के दानों के समान बनाना आवश्यक है और यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। कौन कौन से हैं? हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार है। चलिए हम सबके बारे में पढ़ते हैं। सबके बारे में तस्वीर भी आपको दी गई है। हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है और यह औजार लकड़ी का बना होता है जिससे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुएं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें तिकोनी पत्ती होती है, लोहे की फल प्लग शेयर कहते हैं और हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट, प्लग शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिससे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल यह कार्य अधिकतर ट्रैक्टर से किया जाने लगा है। आजकल लोहे की हल तेजी से देसी लकड़ी के हल जगह ले रही है। देसी लकड़ी की हल की जगह ले रही है। दूसरी चीज आप देख सकते हैं तस्वीर, ये कुदाली है बच्चों। तो ये क्या है? यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग वीड्स, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। मिट्टी को लूज करने के लिए किया जाता है, ढीला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है और इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अब है पाटल। यह लकड़ी अथवा लोहे का एक तख्ता है जो बीज बोने से पहले खेत को समतल करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे पशु अथवा ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है। चौथा है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित
कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों ही बच जाता है और इसमें कल्टीवेटर को चलाने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। कल्टीवेटर मिट्टी खोदते हैं तथा खरपतवार और अवांछित वनस्पति को नष्ट करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि मिट्टी को कैसे जुताई की जाती है, उसका पोला बनाया जाता है, सारी चीजें की जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट चरण है बीजों की बुआई, सोइंग ऑफ सीड्स। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है और किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बीज बोने के विभिन्न तरीके हैं, कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, हाथ से बोना। तो बहुत सारे किसान हाथ से बीज बोते हैं। बीजों को हाथों से बिखेरना बीज बोने का सबसे सरल विधि है, बीज बोने की सबसे सरल विधि है और इस विधि का प्रसारण भी, इस विधि को क्या कहते हैं, प्रसारण भी कहते हैं। यह बीज बोने का सबसे सस्ता और सरल तरीका है। हालांकि इसमें बीजों का वितरण एक समान नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप खेत में कहीं कहीं बीजों का समूह हो सकता है। नेक्स्ट है सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है और इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से सीड ड्रिल हो रही है तो उसमें एक गहराई और एक दूरी बनी हुई है। सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीज को पक्षियों द्वारा खाया जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों, लेबर टाइम और लेबर दोनों ही बचता है। ये गतिविधि दी गई है बच्चों, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। खाद एवं उर्वरक मिलाना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। पौधों को स्वस्थ विकास के लिए जिन पदार्थों को पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में मिलाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, खाद और उर्वरक कहते हैं। और मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। यह पोषक पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाते हैं और खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। अगर जिस भी खेत में बच्चों खेती होती है वहां खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। एक सीजन के बाद दूसरे सीजन में उनमें कुछ ना कुछ फसल उगा दी जाती है। फसलों के लगातार उगने से मिट्टी में कुछ पोषक की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं और यह प्रक्रम क्या कहलाता है, खाद देना कहलाता है। कम खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। चलिए अब हम खाद के बारे में पढ़ते हैं, मैन्योर के बारे में पढ़ते हैं। खाद क्या है, खाद एक प्राकृतिक उर्वरक है और यह एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। खाद में क्या होता है, खाद में पोषक तत्वों की उच्च मात्रा होती है और इसके बजाय या ह्यूमस एक कार्बनिक घटन की पूर्ति करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषक की प्रतिपूर्ति हो जाती है। चूंकि खाद पूर्ण रूप से कार्बनिक पदार्थों से बना होता है इसलिए यह किसी भी प्रकार के प्रदूषण में योगदान नहीं होता है। वास्तव में यह खाद बनाने के लिए अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करके खेत में कचरे का काम करता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स भी मिट्टी में यूज होता है, उर्वरक भी यूज होता है। इसको फर्टिलाइज उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जिनकी उन्हें आवश्यकता मिट्टी में मिलाते हैं। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले उर्वरक कौन कौन से हैं, NPK है और यह नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस P और पोटेशियम K से भरपूर है। यूरिया, अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट कुछ अन्य उर्वरक है। और रसायन आधारित उर्वरक कीटों और कीड़ों से पौधों की रक्षा करते हुए एक कीटनाशक के रूप में भी काम करते हैं। नेक्स्ट इज उर्वरक आर्थिक रूप से किसानों के लिए बहुत लाभदायक हैं। वे पौधों की वृद्धि में तेजी लाते हैं और खरीद के लिए बहुत महंगे नहीं हैं। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। उर्वरक जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर हमें क्या यूज करना चाहिए, जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग करना चाहिए। बच्चों ये खाद और उर्वरकों में अंतर दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। इसकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है और इसकी कम मात्रा में होती है। इससे पौधे द्वारा धीरे धीरे सोखा जाता है और उससे तेजी द्वारा सोखा जाता है।
यह मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाती है और ये मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं करता है। यह मृत पौधों व जंतुओं के व्यर्थ पदार्थों को सड़ने से बनती है, लेकिन ये रसायनों केमिकल द्वारा बनाया जाता है। यह मृदा की जल धारण करने की शक्ति को पुनः निर्माण करती है, लेकिन ऐसा ये नहीं करता है। उर्वरक अपघटित होने के बाद यह पर्यावरण में नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन यह पर्यावरण में नुकसान पहुंचाती है। यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि मृदा में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्म जीवों को समाप्त करती है। 7 पॉइंट है, या मंद अपघटन की प्रक्रिया है, अतः प्रत्येक समय उपलब्ध नहीं रहती है। इस प्रयोग करने का कोई निश्चित समय नहीं है। नेक्स्ट, अब क्रॉप रोटेशन, फल चक्रण कैसे होता है, कैसे एक मिट्टी पे एक जगह पे क्रॉप्स चेंज होती रहती है, मल्टी क्रॉप जो है वो लगाई जाती है सीजन्स वाइज। मिट्टी में पोषक की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूर्ण होता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और यह प्रक्रिया क्या है? मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखने, मिट्टी के क्षरण को कम करने और पौधों की बीमारियों और कीटों को रोकने में सहायता करती है। सार्वभौमिक रूप से कोई भी स्वीकृत चरण योजना नहीं है, क्योंकि किसी विशेष खेत अथवा बाग में पौधे स्थानीय मिट्टी, जलवायु और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हैं। विभिन्न पौधों के बीच चक्रण के समय की लंबाई भी किसान की जरूरतों के आधार पर भिन्न होती है। खाद के लाभ दिए गए हैं बच्चों। इससे क्या होता है? इससे मिट्टी में जल धारण क्षमता की वृद्धि हो जाती है। मिट्टी जो है भूरी भूरी पोरस एवं सारंध्र हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन हो जाता है, सुधर जाता है। सिंचाई, उसके बाद बच्चों हम सभी को पता है कि पेड़ों को भी पानी की आवश्यकता होती है, तो उनको क्या किया जाता है? उनको सिंचाई की जाती है, इरिगेशन, वाटरिंग द प्लांट, उनको इरिगेशन दिया जाता है, पानी से सिंचाई की जाती है। कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई, पौधों को जल देने का कृत्रिम अनुप्रयोग, फसल देने का कृत्रिम अनुप्रयोग है। फसल क्षेत्र में बीज तभी उगते हैं जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है। किसी भी बीज की डेवलपमेंट तभी होती है जब उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिलती है और प्रॉपर पानी, जल मिलता है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है और पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ द्वारा जल का अवशोषण होना, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है और पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है, इसीलिए जल की अति आवश्यकता होती है। निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से मेथड है सिंचाई के? ये देखिए बच्चों, मोटर गिरनी से सिंचाई करना, चेन पंप, ढिकली और रहट, उत्तोलक तंत्र, ये सारे क्या है? ये सिंचाई के आपके तरीके हैं। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में उपयोग किए जाते हैं, अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है। ये क्या है? इसे घिरनी तंत्र कहते हैं, पुली सिस्टम भी कहा जाता है। देन आपका है बच्चों चेन पंप। इसमें क्या होता है? एक चेन पंप में एक चेन द्वारा जुड़े 2 बड़े चालक होते हैं और चेन से बाल्टियां जुड़ी होती हैं और चेन का एक भाग जल के स्रोत में डूबा होता है। जैसे ही चाक घूमता है बाल्टी में जल भर जाता है और चेन बाद में उन्हें ऊपरी चाक पर ले जाती है जहां जल एक स्रोत में जमा हो जाता है और खाली बाल्टी फिर से वापस में चली जाती है। ढेकली, ये यह एक कुएं अथवा इसी तरह के स्रोत से जल खींचने का एक तंत्र है। फिर आपका है रहट, यह एक उत्तोलक तंत्र है सिंचाई का। यह तंत्र पशु श्रम का उपयोग करती है, जिसमें पशु की आवश्यकता होती है। अब मॉडर्न मेथड्स क्या है? सबसे पहले है बच्चों ड्रिप तंत्र। इस विधि में फसलें अथवा पौधों की पंक्तियों में प्लास्टिक की पाइप लगा दी जाती है, आप ये देख सकते हैं, और इन पाइपों में ढेर सारे होल्स कर दिए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है? इन छिद्रों से होकर जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ में गिरता है, अतः ड्रिप तंत्र से कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें ज्यादा पानी की वेस्टेज भी नहीं होती है। छिड़काव तंत्र क्या होता है? इस विधि का उपयोग
असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये खरपतवार से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है बच्चों? वीड्स जंगली पौधे होते हैं जिन्हें ना उगने के लिए पानी या किसी ऐसी बीज की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप स्वतः उग जाते हैं और ये जो क्रॉप्स है उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से जो नेचुरली आ जाते हैं, उग जाते हैं। उदाहरण के लिए अमरैंथस, जंगली जाई, वाइल्ड ओट, घास आदि। इन अवांछित पौधों को खरपतवार वीड्स कहते हैं और खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। निराई वीडिंग आवश्यक है। क्यों? खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर बुरा प्रभाव डालते हैं। खरपतवार हटाने के लिए बच्चों क्या किसी इसका इस्तेमाल करना चाहिए? हाथ से खरपतवार निकालना, खुरपी द्वारा खरपतवार निकालना। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखड़ने एवं हटने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। ठीक है, यह कार्य खुरपी या हौरों की सहायता से भी किया जाता है। अब रसायनों के उपयोग से भी, केमिकल प्रयोग से भी जो खरपतवार है, जो वीड्स है, उस पे कंट्रोल किया जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे कि 2,4-DL खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है। बच्चों, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स आपने सुना है, ये वही होते हैं जिससे खरपतवार पौधे पर मर जाते हैं परंतु फसल में कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट आपका है हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। अब सबसे पहले हमने देखा मिट्टी कैसे तैयार की गई, फिर हमने देखा कि कैसे खाद बनाया गया, खाद अच्छे से मिट्टी को फर्टाइल किया गया, फिर उसमें बीज बोई गई, उसके बाद उसका इरिगेशन हुआ और जो जंगली वीड्स थे उनको कैसे हटाया गया, सिंचाई की गई। अब हम पढ़ेंगे कि जब उग जाता है प्लांट, पौधा, फसल उग जाती है, उसके बाद उनकी कटाई कैसे होती है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के पश्चात उसे काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। ठीक है, कितना महीना लगता है बच्चों? 3 से 4 महीने का समय लगता है। फसलों को काटने के लिए मशीन का प्रयोग होता है जिसे हम हार्वेस्टर बोलते हैं और काटी गई फसलों के बीज दानों को भूसे से अलग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं थ्रेशिंग का, इसे हम थ्रेशिंग बोलते हैं। उसके बाद बच्चों विनोइंग होती है, यानी कि छोटे खेतों वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। फसलों की कटाई से पहले विचार करने के लिए विभिन्न कारक हैं। फसल की कटाई करते समय से पहले ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए फसलों को नजदीक जांच की जरूरत होती है ताकि उनकी कटाई पहले ना हो जाए। भारत में कटाई आमतौर पर हाथों से की जाती है। दरांती सिकल का उपकरण, सिकल एक उपकरण है जिसका उपयोग फसल को काटने के लिए किया जाता है। ये देखिए बच्चों, विनोइंग की मशीन आप देख सकते हैं। अब फसल काटने के बाद क्या उसे डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया जाता है? मान लीजिए ढेर सारी आलू निकाल ली गई फसल के बाद, उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, तो क्या वो सब्जी बाजार में चल जाएगी? नहीं, अब उसे स्टोरेज में रखा जाता है। फसल उत्पादन के पश्चात उपज का भंडार एक महत्वपूर्ण चरण है। चूहे, कीड़े तथा अन्य छोटे जीवों से उपज को बहुत नुकसान होता है, इसलिए ये एक बड़े पैमाने पर अन्न के भंडारण के लिए उन्नत भंडारों, धातु के बर्तनों तथा साइलो का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ रखा जाता है? स्टोरेज में रखा जाता है। अनाज को सुखाना, फसलों को आर्द्रता के मानक स्तर पर भंडारित किया जाता है जो कि विभिन्न प्रकार के अनाजों के लिए भिन्न होता है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, ये क्या? अनाज भंडारण हेतु साइलो भंडार, अनाज की रक्षा के लिए उन्हें बंद कंटेनर में भंडारित करना होगा। एक छोटे अथवा माध्यम पैमाने पर किसान उन्हें धातु के कंटेनर अथवा जूट के थैलों में भंडारित करता है, लेकिन बड़े पैमानों पे उनको आवश्यकता होती है साइल्स की अथवा अन्य भंडार को प्राथमिकता दी जाती है। अब कीटनाशकों का उपचार। भंडारित फसलों में कृंतकों और कीड़ों के हमले से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कीटनाशकों का उपयोग होता है। घुमन फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया का प्रयोग कीटों का दम घोटने के लिए किया जाता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हम सबको पता है कि एनिमल से भी हमें कुछ फूड प्राप्त होते हैं। हम फसल उत्पादन में आवश्यक विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा की। हम अपना भोजन न केवल पौधों से अपितु जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, जैसे गाय से दूध, मधुमक्खियों से शहद, मुर्गी से अंडे आदि मिलते हैं। इन खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जंतुओं को पाला जाता है। फसलों के उत्पादन की भांति जंतुओं को भी पालन किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। पशुओं से खाद्य उत्पादन करने के लिए बड़े पैमाने पर उनके पालन को पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री
कहते हैं। एग्जाम्पल, मछली के बड़े स्तर पर पालन को मछली पालन पिसिकल्चर कहा जाता है और बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों को के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। बच्चों, आपका पाठ यही समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा कि कैसे हमारे घर में जो आलू, जो हरी सब्जियां आती हैं, जो भी अनाज हम खाते हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।